मीनू टीवी। शहर की पढ़ी लिखी लड़की रजनी की शादी गांव में हो जाती है। रजनी की सास निर्मला और ससुर राम सिंह रूढ़िवादी है और वह पर्दा को पसंद करते हैं, लेकिन रजनी को पर्दा पसंद नहीं है। रजनी सुबह नहाकर पूजा करके सास ससुर के पैर छूने आती है, लेकिन निर्मला यह देखकर चौंक जाती है। बहू, यह क्या पहना है तुमने? ये जीन्स क्यों पहनी है? माँ जी, इसमें क्या है, ये तो नॉर्मल है। नॉर्मल? ये छोटे छोटे कपड़े नॉर्मल है? चुपचाप जाकर ये कपड़े बदल लो। रजनी बुरा सा मुंह बनाकर अंदर कपड़े बदलने चली जाती है और सूट सलवार पहनकर आ जाती है। निर्मला घर के बाहर सफाई करने चली जाती है। तभी राम सिंह घर के अंदर आता है, लेकिन बहू को देखकर वापस आंख बंद करके लौट जाता है। अरे ये क्या पहना है इसने? अभी तो जीन्स के लिए मना किया है, अब क्या पहन लिया? देखो ना, उसने पर्दा नहीं किया है, बिना पर्दा के ही घूम रही है और मुंह दिख रहा है। इसकी इतनी हिम्मत, अभी बताती हूँ। ओए कलमोही बहू, तुझे कितना समझाऊं? तुझे कुछ समझ में क्यों नहीं आता है? इससे तो अच्छा होता कि मैं कोई गांव की लड़की से अपने बेटे की शादी कराती, लेकिन मेरी हिम्मत मारी गई थी, जो मैंने बिना सोचे समझे तुझे चुना। अब क्या हुआ माँ जी? सब कुछ करने के बाद तुम मुझसे पूछती हो कि क्या हुआ? तुमने पर्दा क्यों नहीं किया है? माँ जी, मैं पर्दा नहीं कर सकती हूँ, मुझसे पर्दा नहीं होगा। क्या कहा? तेरी इतनी हिम्मत कि सास से जुबान लड़ाए? मैं सिर्फ मेरे हक की बात कर रही हूँ। हक? किस हक की बात कर रही हो? ये तुम्हारा ससुराल है और ध्यान रहे कि आज के बाद तुम्हें यूं मुंह दिखाते हुए ना देखूं, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। निर्मला रजनी को हिदायत देकर चली जाती है। रजनी अपने सास के व्यवहार से दुखी होकर रोने लगती है। अगली सुबह निर्मला रजनी को बुलाती है। बहू, ओ बहू, जल्दी से तैयार होकर आजा, फिर हमें मंदिर जाना है। बस अभी आई माँ जी। रजनी तैयार होकर आ जाती है। अरे वाह, आज तो पर्दा कर लिया, आज तो तू बहू लग रही है। इस बुढ़िया ने तो मुझे पता नहीं क्या ही बना दिया है। मैं भी इस गांव में शादी करके पछता रही हूँ, क्योंकि मैंने रवि से शादी की। वो खुद तो शहर में जाकर नौकरी कर रहे हैं और मुझे यहाँ छोड़ दिया है। अरे बहू, तेज तेज चल, पैरों में मेहंदी लगी है क्या? मैं पर्दे के कारण कुछ देख नहीं पा रही हूँ, इसलिए ध्यान से धीरे धीरे चलना पड़ रहा है। तू ज्यादा इतराया मत कर, सबकी बहुएं पर्दा करके सारा काम करती है। दूर से वजन भी सिर पर रखकर लाती है, और एक तू है कि खाली ही नहीं चला जा रहा है। कुछ आगे चलकर ही रजनी को ठोकर लग जाती है और वो जमीन पर गिर जाती है। हे भगवान, मैं तो इतनी बूढ़ी हूँ फिर भी नहीं गिरती हूँ, और एक तू है कि इतनी जवान होकर भी पैदल नहीं चल पा रही है। तुम शहर वाले भी ना बिल्कुल अजीब ही होते हो। निर्मला रजनी को उठाकर घर ले आती है। तुम बहुत जल्दी वापस आ गए, मंदिर नहीं गए क्या? तुमसे कहा था ना कि गांव की लड़की से शादी करो बेटे की, लेकिन तुम माने ही नहीं, और अब देखो पर्दा करते ही गिर गई। मैं तो इससे परेशान हो गई हूँ। माँ जी, जब से मैं इस घर में आई हूँ तब से ही आप मुझे ताने दिए जा रहे हैं। मैं यहाँ बिल्कुल भी नहीं रह पाऊंगी। ओहो, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। मेरा फैसला भी सुन लीजिए माँ जी, मैं आज के बाद घूंघट नहीं करूंगी। तभी रजनी का पति रवि आ जाता है। अच्छा हुआ रवि भी अभी आ गया। क्या हुआ माँ, आप दोनों आपस में ऐसे क्यों झगड़ रहे हो? बेटा, इस लड़की से शादी करके तूने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। ये लड़की सही नहीं है, बहू के नाम पर कलंक है ये सबके सामने बिना पर्दे के ही घूमती है, और अगर कुछ कहते हैं तो यह जवाब देती है। रजनी, तुम बात क्यों नहीं मानती हो? मैं अब इस घर में नहीं रह पाऊंगी। हाँ तो मत रहो तुम इस घर में, वैसे भी तुमने हमारी बहुत बेइज्जती करा दी। हाँ हाँ ठीक है,
वैसे भी मैं गवार लोगों के बीच नहीं रहना चाहती हूँ। मैं इसके लिए मुखिया जी को घर बुलाऊंगी। अब वो ही बताएंगे कि तुम्हारे साथ क्या करना है। निर्मला मुखिया को बुलाने चली जाती है। मुखिया जी घर आते हैं। रजनी उनके चरण स्पर्श करती है। बहू, मैंने सुना है कि तुम बहुत बदतमीज हो। मुखिया जी, मैं घूंघट नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि जरूरी नहीं है कि घूंघट वाली ज्यादा शर्म करे। घूंघट में भी शर्म को हटाया जा सकता है और बिना घूंघट के भी शर्म की जा सकती है। तभी बाहर से शोर आता है कि एक झोपड़ी में आग लग गई है और उसमें कोई बच्चा है। यह सुनकर रजनी अपना दुपट्टा एक तरफ फेंकती है और झोपड़ी की आग में कूद जाती है। सभी लोग डर जाते हैं और कुछ ही समय में रजनी बच्चे को सुरक्षित बाहर ले आती है। यह देखकर सभी गांव वाले रजनी की बहुत तारीफ करते हैं। आज एक बात तो जान ली है कि पर्दा जरूरी नहीं है, और आज ये रजनी ने साबित कर दिया। रजनी, मैं चाहता हूँ कि अब से तुम गांव की मुखिया बन जाओ। नहीं नहीं मुखिया जी, ये पद आप पर ही शोभा देता है। हमें माफ कर दो। निर्मला रजनी को बिना घूंघट की बहू स्वीकार कर लेती है और पूरा परिवार खुशी खुशी रहता है। संदीप एक बड़ी कंपनी में मैनेजर है और संदीप की ख्वाहिश होती है कि वह किसी गांव की लड़की से शादी करे। इसलिए संदीप की मां कामिनी उसकी शादी एक गांव की लड़की प्रीति से करा देती है। प्रीति जब उस बड़े घर में बहू बनकर आई तो वह चौंक गई, क्योंकि ना तो उनके पास इतना बड़ा घर था और ना ही जीवन को इतना आसान बनाने वाले संसाधन थे। इतना बड़ा घर है और इन चीजों के नाम भी मुझे नहीं पता है। मैं कैसे सहज हो पाऊंगी यहाँ? क्या हुआ प्रीति, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, मैं तो बस रसोई घर को देख रही थी। अच्छा, तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे तुम्हें सब समझ आ जाएगा। प्रीति को ऐसे ही वहाँ कई दिन बीत जाते हैं और वह रसोई में कुछ खाना बनाने की कोशिश करती है। अरे गांव की गवार, तुझे अभी तक ओवन चलाना नहीं आ रहा है? पता नहीं भगवान ने मुझे कैसी बहू दी है। माँ, वो धीरे धीरे सीखने की कोशिश कर रही है। पहली बार किसी भी काम को करने में समय तो लगता है, सीख जाएगी। ये 8 दिन में तो कुछ सीखी नहीं है और तू कहता है कि सीख जाएगी। काम करते हुए तो इसके हाथ कांपते हैं। माँ, हमारी किचन मॉडर्न है। तो बहू भी तो मॉडर्न लानी थी ना। माँ, मैं तो अपने ऑफिस जा रहा हूँ। हम शाम को गुप्ता जी के यहाँ पार्टी में चलेंगे। आप दोनों मुझे तैयार मिलना, मैं ऑफिस से जल्दी आ जाऊंगा। संदीप ऑफिस चला जाता है। प्रीति, तुम अच्छे से तैयार हो जाओ, संदीप आता ही होगा। मैं भी मेरे कमरे में तैयार होने जा रही हूँ। ठीक है मम्मी जी, मैं अच्छे से तैयार हो जाती हूँ। कुछ समय बाद संदीप भी घर पहुँच जाता है। माँ, प्रीति, तुम दोनों तैयार हो गए हो क्या? हाँ बेटा, मैं तैयार हो गई हूँ, चलो चलते हैं। माँ, प्रीति और आ जाए बस। प्रीति बाहर आ जाती है। प्रीति ने एक साड़ी पहनी है और साथ में सोने की ज्वेलरी और मेकअप किया हुआ है। संदीप प्रीति की ओर आश्चर्य से देखता है और फिर अपनी माँ की ओर देखता है, जिसने ब्लैक कलर के शॉर्ट्स पहने हुए हैं और ऊंची हील की सैंडल पहनी हुई है। और लाओ बहू गांव से चुन चुन कर, ताकि वो बेइज्जती भी गिन गिन कर करा सके। क्या हुआ मम्मी? संदीप जी, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? ये क्या पहना है तुमने? देखो मेरी माँ को, कितनी अच्छी लग रही है। एक तुम हो कि बालों को ऐसे बांध लिया है जैसे कि सन 1900 में जी रही हो। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि क्या पहनना है। तुम्हारे आंसुओं के लिए मेरे पास कोई समय नहीं है। अब तुम घर में ही रहो, मैं और मम्मी जा रहे हैं। संदीप और कामिनी प्रीति को घर पर ही रोता छोड़कर पार्टी में चले जाते हैं। प्रीति अगले दिन किचन में नाश्ता तैयार करने चाहती है और वह मैगी को बनने के लिए ओवन में रख देती है। साथ ही गंदे बर्तनों को किचन के बाहर रखी वॉशिंग मशीन में डाल देती है। संदीप, किचन में जाकर देखना कि ये जलने की बू कहाँ से आ रही है। संदीप तब तक किचन में जाता है और देखता है कि वॉशिंग मशीन जल चुकी है और ओवन से भी धुआं आ रहा है। संदीप यह देखकर गुस्से से उबल जाता है। मेरी मम्मी पहले दिन से ही बोलती थी कि मैं तुमसे शादी ना करूं, लेकिन तुम हो कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता है, कुछ भी समझ नहीं है। मुझे तो इसने कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। सब कहते हैं कि मिसेस कपूर कैसी बहू लाई है।
प्रीति बिना कुछ बोले ही रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। कामिनी सुबह को जल्दी जल्दी तैयार होकर कहीं जा रही होती है कि उसका पैर फिसल जाता है और नीचे गिरकर उसके पैर में फ्रैक्चर हो जाता है। अरे मेरा पैर तोड़ दिया रे, पूरे घर में पानी बिखेर के रखती है। मैंने ऐसे क्या बुरे कर्म किए थे जो मुझे ऐसी गंवार बहू मिली। तभी दरवाजे से आवाज आती है। संदीप देखता है कि उसकी मौसी आई है। कामिनी अपनी बहन से बातचीत करती है। प्रीति कामिनी और उसकी बहन की खूब सेवा करती है। धीरे धीरे कामिनी का पैर ठीक होने लगता है। कामिनी अपनी बहन से बैठकर बात कर रही है कि तभी प्रीति चाय लेकर आ जाती है। चाय में चीनी कम है। तुम कभी भी मॉडर्न नहीं बन सकती हो। अपने कपड़े को देखो, अभी भी ऐसे ही पहनती हो। और ये चाय है क्या? इस चाय में चीनी भी नहीं है। सॉरी मम्मी, मैं दोबारा चीनी डालकर चाय ले आती हूँ। प्रीति चली जाती है। कामिनी, तो प्रीति से अच्छे से बात क्यों नहीं करती है? अरे दीदी, इस गांव की गवार से कौन बात करे? और कैसी बहू चाहिए थी तुझे? जो पढ़ी लिखी हो, मॉडर्न हो, जीन्स शॉर्ट्स पहने, ऐसी चाहिए थी। जैसी मेरी बहू है ऐसी बहू चाहिए तुझे? हाँ, ठीक पहचाना दीदी, बिल्कुल ऐसी ही चाहिए। तुझे ये पता है कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ? नहीं, मैंने तुझे बताया नहीं था, लेकिन मेरे बहू बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया। बहू ज्यादा ही मॉडर्न है और मेरी बिल्कुल भी केयर नहीं करती थी। लेट नाइट पार्टीज में बिजी रहती थी। मैंने एक दिन बोल दिया तो दोनों ने मुझे घर से निकाल दिया। ये क्या कह रही हो दीदी आप? मैं सच कह रही हूँ। प्रीति बहुत अच्छी है। बाहर से मॉडर्न दिखने से कुछ नहीं होता, संस्कार होने चाहिए, फिर चाहे उसने कपड़े कैसे भी पहने हो। दीदी, ये बात आप सही कह रही हो। मैं अभी प्रीति से सॉरी बोलूंगी। प्रीति दोबारा चीनी की चाय लेकर आती है तो कामिनी उसे गले से लगाकर माफी मांगती है। ये देखकर संदीप भी माफी मांगता है और उसके जीवन में आने के लिए उसका धन्यवाद करता है। अब सभी खुशी से रह रहे हैं। आगे की मजेदार स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।